सेशन। तो हम लोग आज चालू करेंगे फुटिंग से। लास्ट टाइम सर, इसमें लास्ट टाइम के रिपीट्स कितने होंगे कि ऑलमोस्ट सभी? हाँ, 5-6 नए हैं शायद, बाकी सभी है। ग्रेट। तो लास्ट टाइम हमने जो इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, अभी हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं और वी विल स्टार्ट विथ फुटिंग। ठीक है। तो हमेशा की तरह ये सेशन भी हम लोग इंटरेक्टिव रखना पसंद करेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फुटिंग से। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि आप कोई भी अगर बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो या रेसिडेंशियल हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बन शुरू में होता है वो है फुटिंग। राइट। कोई भी बिल्डिंग का बेस होता है फुटिंग। तो विल स्टार्ट विद फुटिंग। अपना जो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पहले होता है पीसीसी। सबसे पहले एक्सकवेशन होता है ऑब्वियसली। एक्सकवेशन जहाँ तक हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता है वहाँ तक एक्सकवेट करके फर्स्ट स्टेप पीसीसी। उसके बाद रेनफोर्समेंट खड़ा करके उसको हम लोग शटरिंग लगाते हैं। राइट। और पीसीसी के बाद फुटिंग होता है। फुटिंग के बाद स्टब कॉलम्स। स्टब कॉलम्स के बाद प्लेन बीम्स। प्लेन बीम्स के बाद फिलिंग करके ग्रेड स्लैब। उसके बाद कॉलम्स। राइट। और स्लैब, स्लैब बीम। तो ये जनरल अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। नाउ हम लोग आज देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सिस्टम्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं, कन्वेंशनल फॉर्मवर्क का डिटेल में हम लोग जाएंगे, शटर कैसे बनता है देखेंगे, एक से कितना डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा वो भी हम लोग सीखेंगे। राइट। डिजाइन पैरामीटर्स, फेलियर के कॉजेस देखेंगे एंड डूज एंड डोंट्स देखेंगे। राइट। तो जैसे हमने अभी बात किया कि the strength of a building lies in its foundation. It's but obvious. The main purpose of foot foundation is to hold the structure above and keep it upright. The foundation must be built such that it keeps the ground moisture from seeping in and weakening the structure. तो ये जो भी हम लोग लोड ट्रांसफर बिल्डिंग का कैसे होता है, स्लैब से कॉलम, बीम्स में, बीम्स से कॉलम में, कॉलम्स में, अल्टीमेटली फाउंडेशन से ग्राउंड में लोड ट्रांसफर होता है। तो जो आपका फाउंडेशन है दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू टेक द एंटायर लोड ऑफ द बिल्डिंग और रादर टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द बिल्डिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसका ये होता है कि सीपेज के थ्रू पानी अंदर जाके पूरा स्ट्रक्चर वीक ना हो जाए, इसलिए वाटर प्रूफिंग में। और ये दूसरा एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सभी फुटिंग्स जो है वो बिलो ग्राउंड होती हैं, उसमें बाद में फिलिंग होता है। तो उसका जो वाटर प्रूफिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि कहीं से भी वाटर अंदर सीपेज होके, एक बार वाटर सीप होके अगर रेनफोर्समेंट तक पहुंच गया तो रस्टिंग चालू हो जाता है और पूरा देखते ही देखते बिल्डिंग का आपका जो लाइफ है वो बहुत रैपिडली कम हो जाता है। बिल्डिंग फाउंडेशन एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बेयरिंग द लोड ऑफ द बिल्डिंग, एंकर इट अगेंस्ट नेचुरल फोर्सेस सच एज अर्थक्वेक्स एंड आइसोलेशन फ्रॉम ग्राउंड मॉइस्चर, जैसे अभी हमने बात किया। और रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शंस चेंजेस विद द टाइप ऑफ लैंड अंडरनेथ। तो जो भी जैसा लैंड टाइप है उसके हिसाब से हमारा फुटिंग का टाइप भी चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि फुटिंग्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आगे टाइप्स पे जाने से पहले हम लोग एक बार वापस रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि हर एक शटरिंग 4 चीजों से बनता है। राइट। क्या क्या था, कोई बता सकता है? जो लास्ट टाइम जिसने अटेंड किया था, यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहा है, तो विल रिवाइज इट।
चार सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? शीटिंग, शीटिंग मतलब कोई भी चीज जो आपका कंक्रीट के सरफेस को टच करेगा, करेक्ट, भले वो प्लाईवुड हो, एल्यूमिनियम हो, एमएस हो, कोई भी मटेरियल हो, जो भी आपका शीट है जो कंक्रीट को टच करेगा वो शीटिंग बनेगा। शीटिंग को जो पीछे सपोर्ट करेगा वो आपका सेकेंडरी मेंबर्स होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मटेरियल टाइप, राइट। सेकेंडरी को जो सपोर्ट करेगा वो होगा अपना प्राइमरी, और जो भी हम लोग एंकर्स दे रहे हैं, टायरॉड्स होगा या फिर जो भी एंकरेज होगा उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। अगर एंकरेज नहीं दे रहे हैं, टाइज नहीं दे रहे हैं, तो अलाइनर्स अपना मेन सपोर्ट होगा, राइट। ये चार बेसिक चीजें हमेशा हमको याद रखनी है। नाउ फर्स्ट टाइप इज शैलो फाउंडेशन या आइसोलेटेड पैड और स्टेप फुटिंग, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। जनरली ये नॉन मार्शी एरियाज में जो भी बिल्डिंग्स होती है और छोटे स्ट्रक्चर्स में हम लोग जनरली स्टेप फुटिंग्स या आइसोलेटेड फुटिंग्स, नॉर्मली जो फर्स्ट टाइप है पैड फुटिंग, वो जनरली आपने देखा होगा, राइट। तो ये तीन टाइप्स के फुटिंग्स हैं। शैलो फुटिंग्स आर आल्सो कॉल्ड स्प्रेड फुटिंग्स और ओपन फुटिंग्स। The idea of each footing that the concentrated load of column and spreads it out over a large area so that actual weight of the soil does not exceed the safe bearing capacity of the soil, right? तो इसमें से जो भी लोड ट्रांसफर होने वाला है उस बेसिस पे ये टाइप फुटिंग का डिसाइड होता है, आइदर पैड फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, या ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, स्लोप फुटिंग है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट इज मैट फाउंडेशन और राफ्ट। आपने देखा होगा कई सारे बिल्डिंग्स में, जनरली हाई राइज स्ट्रक्चर्स में आइसोलेटेड फुटिंग्स नहीं होता है, सीधा 3-3, 4-4 मीटर तक के राफ्ट देखे हैं हमने। ओके, पूरा का पूरा जो भी बिल्डिंग एरिया है आपका वो पूरा सिंगल फुटिंग टाइप एक्ट होता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? राफ्ट फाउंडेशंस आल्सो कॉल्ड एज माउंट मैट फाउंडेशंस आर मोस्ट ऑफन फाउंड व्हेन बेसमेंट्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। जनरली जहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे हाई राइज बिल्डिंग्स में, जहाँ पे हमको बेसमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, जितने भी बेसमेंट स्लैब्स हैं, अंडरग्राउंड फ्लोर्स, उस केसेस में जनरली हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, या राफ्ट फाउंडेशन से डिजाइन होता है। पर्पस क्या है? वेट ऑफ द बिल्डिंग इज स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग, राइट। तो अपने अगर कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या होता है कि बेसमेंट या पोडियम लेवल्स में भी 3 या 4 फ्लोर तक जा रहे हैं और टावर आपका ऊपर जा रहा है बीच में से, तो ऐसा भी सिचुएशन होता है कि टावर के लिए जो ऊपर तक जा रहा है उसके लिए राफ्ट फाउंडेशन होगा, पूरा राफ्ट सिंगल राफ्ट होगा, जिसको हम लोग टावर फुटप्रिंट मतलब पूरा बिल्डिंग एरिया आपका अगर 10,000 स्क्वायर मीटर का है और उसमें से सिर्फ 5,000 स्क्वायर मीटर आपका ऊपर तक जा रहा है टावर एरिया, और बाकी एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉन टावर एरिया या पोडियम एरिया। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है कि टावर एरिया के लिए हम लोग राफ्ट फुटिंग दे रहे हैं और नॉन टावर एरिया के लिए आइसोलेटेड फुटिंग दे रहे हैं। किधर छोड़ेगी ना इधर छोड़ा है मैंने। हेलो, एक्सेल, हाँ हाँ, एक्सेल वो बूस्ट बिल बहुत हेलो, नहीं सर, कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है। Mat foundations are used where the soil is weak and therefore building loads have to be spread over a large area. जहाँ पे आपका सॉइल का कैपेसिटी अनइवन है तो उसको इवनली पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राफ्ट फाउंडेशन जनरली यूज करते हैं। और वेयर द कॉलम्स आर क्लोजली स्पेस्ड, विच मीन्स दैट इंडिविजुअल फुटिंग, अगर हम लोग एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में गैप इतना कम है कि 2 फुटिंग अगर हम लोग देते हैं तो दोनों फुटिंग के बीच में हार्डली कुछ गैप बचता है, तो उस केस में क्या है, इंडिविजुअल फुटिंग का हाइट कम करके हम लोग उसको कंबाइंड फुटिंग करके या पूरा राफ्ट कर सकते हैं। थर्ड है पाइल फाउंडेशन। जनरली जो सी शोर एरियाज हैं जैसे मुंबई है या बाकी कोई भी जहाँ पे डैम्पनेस होता है या मॉइस्चर क्लाइमेट ही आपका डैम्प होता है,
वहां पे आपको कितना भी आप नीचे जाओगे आपको हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है। उस केस में हम लोग पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं, राइट। पाइल फाउंडेशंस, आपको पाइलिंग तो अलग से आप पता होगा। पाइल करने के बाद एज पर डिजाइन पाइल्स के ऊपर एक पाइल कैप आता है, जिसको हम लोग पाइल फाउंडेशन बोलते हैं। तो पाइल्स के लिए फॉर्मवर्क नहीं लगता है, बट पाइल कैप के लिए फॉर्मवर्क लगता है या शटरिंग लगता है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले अगेन हम लोग ये रिवाइज करते हैं कि शटरिंग का मतलब क्या है। हम लोग आज कन्वेंशनल शटरिंग की बात कर रहे हैं, जो हम लोग डे टू डे फुटिंग के लिए यूज करते हैं। जनरली आप कहीं पे भी जाओगे तो फुटिंग के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5-6 रिपीटिशन के ऊपर नहीं जाते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए मोस्ट प्रेफर्ड सिस्टम इज ऑलवेज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब अगेन कोई भी शटर जो हम लोग साइड पे बना रहे हैं, लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं, ये पूरा एक्टिविटी है कन्वेंशनल शटरिंग। टू रिवाइज इट, तो इस केस में दूसरा एक रीजन ये है कि जो भी फुटिंग्स है वो अंडरग्राउंड जाता है, तो उसका क्वालिटी फिनिश इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना आपका सरफेस ऊपर का विजुअल फिनिश इंपॉर्टेंस रखता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई भी क्वालिटी दे सकते हैं। लाइन लेंथ लेवल सब मेंटेन तो करना ही है, बट जनरली इस पैरामीटर्स की वजह से हम लोग फुटिंग्स में और रिपीटिशन की वजह से फुटिंग्स में हम लोग कन्वेंशनल फॉर्मवर्क यूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान के चलिए कोई बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग टाइप्स के फुटिंग्स है। तो फुटिंग्स के नंबर्स जैसे होते हैं F1, F2, F3, F4, या फुटिंग का शेड्यूल एक दिया होता है, राइट। तो लेंथ विड्थ फुटिंग का, हर एक फुटिंग का जो भी लेंथ है, मान के चलिए 1.2 बाय 1.5 या 1 मीटर बाय 2 मीटर, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग साइजेस के फुटिंग्स हैं। तो उसको हम लोग पहले बाइफरगेट करेंगे कि F1 के टोटल कितने क्वांटिटी है। तो फर्स्ट तो F1 का लेंथ, F1 का विड्थ, ओके। ना उसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2, या फिर चारों साइड का टोटल, सिंपल। जो भी फुटिंग का इंडिविजुअल F1 फुटिंग का मान के चलिए अगर 600 डेप्थ है, F2 का 900 डेप्थ है, तो वो हाइट के हिसाब से उसका फॉर्मवर्क एरिया चेंज होगा। भले ही अगर आपका यहाँ पे F1 और F2 का लेंथ और विड्थ सेम है, बट डेप्थ अलग है, तो आपका फॉर्मवर्क एरिया चेंज होगा। इसीलिए हम लोग पहले पेरीमीटर निकालते हैं और उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी भले ही ये दोनों का पेरीमीटर सेम आएगा, बट डेप्थ अलग होने की वजह से आपका फॉर्मवर्क एरिया जो है, फॉर्मवर्क एरिया कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर इनटू डेप्थ ऑफ द फुटिंग, करेक्ट। तो F1 के 5 टाइप्स हैं, F2 के 4 टाइप्स हैं, F3 के 3 टाइप्स हैं, F4 के 2 टाइप्स हैं। तो हम लोग पहले क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा पूरा फुटिंग एज पर आवर शेड्यूल कितना दिन में खत्म होना चाहिए, राइट, आफ्टर पीसीसी। तो ये एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी होगा। जैसे एक 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 फुटिंग का पीसीसी हो गया, तो उसके ऊपर फुटिंग चालू हो जाता है, वो पीसीसी का मटेरियल नेक्स्ट फुटिंग में लगेगा। यहाँ का फुटिंग होने के बाद वो दूसरे फुटिंग में मूव होगा, क्योंकि एट ए टाइम सभी फुटिंग्स हम लोग नहीं लगाते हैं। तो डिप्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अपना ड्यूरेशन। पूरा फुटिंग हमको कितने ड्यूरेशन में खत्म करना है। तो हर एक फुटिंग का एक साइकिल टाइम होता है। तो हम लोग जनरली आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं और छोटे फुटिंग्स हैं, तो पूरा एक्टिविटी शटर मेकिंग, शटर लगाना, रेनफोर्समेंट, शटरिंग, कॉन्क्रीटिंग, डी शटरिंग, ये सबको 5 से 6 दिन पकड़ते हैं, राइट। तो अगर एक टाइप के 5 फुटिंग्स हैं, तो उसमें से मुझे 2 अगर मैं लगाता हूँ, राइट, उसमें से 2 अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो ये पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं कि फॉर्मवर्क का स्कोप कितना होगा। स्कोप मतलब क्या है? फॉर्मवर्क एरिया पर फुटिंग इनटू टोटल क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ फुटिंग, वो टाइप के कितने नंबर हैं। तो ये आपका टोटल फॉर्मवर्क का स्कोप हो गया। तो इसका अगर जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा आपका बिल्डिंग का फुटिंग्स है, उसका फॉर्मवर्क का क्वांटिटी टोटल इतना आ रहा है। ये सबका टोटल, सभी टाइप्स का इंडिविजुअल
टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो टोटल स्कोप बनेगा। नाउ उसमें भी अगर हमको और ऑप्टिमाइज करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ये टाइप की दो ही फुटिंग्स है। तो दो फुटिंग्स है तो उसमें से एक सेट तो हमको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 3 है, उसमें से एक सेट डिप्लॉय करना ही पड़ेगा मिनिमम, ये मिनिमम एक सेट डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 में से 2 फुटिंग हमने डिप्लॉय किए हैं तो वो लगभग 3 बार रिपीट होंगे एवरेज। तो एक एक साइकिल का हम लोग पकड़ रहे हैं 6 दिन मान के चलिए, तो 3 6 18, 18 दिन में हमारा ये फुटिंग कंप्लीट होगा, राइट। तो अगर हमने 30 डेज पकड़ा है या 21 डेज पकड़ा है साइकिल टाइम पूरा फुटिंग कंप्लीट करने का, तो उस हिसाब से हम लोग उसका डिप्लॉयमेंट पकड़ सकते हैं। अगर ड्यूरेशन और ज्यादा है तो इसका भी एक सेट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिमिलर टाइप जो है उसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। मान के चलिए एक 2 मीटर का फुटिंग है, 2 मीटर बाय 1 मीटर, और दूसरा 1 मीटर बाय 1 मीटर का है। तो हम लोग ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि 2 मीटर का फुटिंग का शटर में ऐसे बनाऊं कि वो 1+1 हो, ताकि वही शटर में बाकी वापस 1+1 1 मीटर बाय 1 मीटर के फुटिंग में एक पैनल निकाल दिया तो मैं यूज कर पाऊँ। तो अगर काफी काफी ज्यादा टाइप्स हैं तो हम लोग हर एक टाइप का एक एक फुटिंग डिप्लॉय करने के बजाय उसका ग्रुपिंग करेंगे, कौन से लेंथ विड्थ सिमिलर हैं और कौन सा पैनल में ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ या प्लान कर सकता हूँ कि एक पैनल निकालने से मेरा दूसरा फुटिंग का टाइप बन रहा है। तो इस केस पे हम लोग ऐसे करके मिनिमम डिप्लॉयमेंट में अपना जो साइकिल टाइम है पूरा अचीव करने का, पूरा फुटिंग कंप्लीट करने का, वो अचीव करते हैं। उसके बाद आता है ये, जब हमने डिसाइड कर लिया डिप्लॉयड क्वांटिटी कि कितना हमको हर एक टाइप का डिप्लॉय करना है, तो ये डिप्लॉयड क्वांटिटी इनटू फॉर्मवर्क एरिया पर फुटिंग आपका आएगा डिप्लॉयड फॉर्मवर्क एरिया। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोजेक्ट का फुटिंग का स्कोप, और ये हो गया डिप्लॉयड फॉर्मवर्क एरिया का स्कोप। तो इसमें से आपको एवरेज स्कोप डिवाइडेड बाय डिप्लॉयड एरिया, आपको एवरेज रिपीटेशंस मिल जाएगा, राइट। नाउ ये एक टिपिकल स्कीम है, ये एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। अगर मान के चलिए आपका डेप्थ 900 mm तक है तो आपको इंटरनल टाइज देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ओके। तो जैसे हमने बात किया था शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेन सपोर्ट। अभी इस केस में क्या है, हम लोग टाइज नहीं दे रहे हैं। जनरली फुटिंग में क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, कॉलम और वॉल्स में हम लोग थ्रू आउट टाई रॉड दे सकते हैं, बट फुटिंग में वो पॉसिबिलिटी नहीं होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, वेल्ड ऑन एंकर देते हैं। जैसे ये बड़ा फुटिंग होगा तो जनरली अपना जो लो राइज बिल्डिंग्स होता है उसमें ये टाइप्स के ज्यादा से ज्यादा 1.2 1.5 तक अपना डेप्थ होता है, उसमें हम लोग विदाउट टाइज काम चला सकते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको ये दिमाग में रखना है कि जनरली सबके दिमाग में एक मिसकंसेप्ट ये होता है कि जितना बड़ा फुटिंग उतना प्रेशर ज्यादा, राइट। जो हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक पे टच किया था खाली। तो ये एक मिसकंसेप्ट आपका दिमाग से क्लियर करा लीजिए कि प्रेशर जो है फॉर्मवर्क का, कंक्रीट का प्रेशर वो डिपेंड करता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। जितना छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अभी जैसे फुटिंग है उसका सिंपल रीजन मैं बताता हूँ। जितना छोटा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अगर कॉलम है उसमें आप कंक्रीट डालोगे तो वो इमीडिएटली आपका शटर्स पे उसका प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बट फुटिंग में क्या होता है, आप कंक्रीट डालना चालू करते हो, बाय द टाइम वो वॉल तक आता है उसका फोर्स जो है इम्पैक्ट वो कम हो जाता है। बट यहाँ पे आपको दूसरा चीज एक ध्यान में रखना है कि ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर तो नहीं आएगा तो बल्जिंग का चांस कम है। बट जब कंक्रीट पूरा
गिर जाता है, पूरा इक्वली स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद उसका कंक्रीट का लोड एक्ट होना चालू हो जाता है शटर्स के ऊपर, क्योंकि वो वॉल्यूम है ना अल्टीमेटली। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है बड़े फुटिंग्स में जनरली, इसमें ये शटर अपलिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा फेलियर क्या होता है, कंक्रीट डालने के बाद शटर ऊपर उठ जाता है और नीचे से कंक्रीट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए इसको नीचे पकड़ के रखना शटर को बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चीज, इसलिए बहुत बार यहाँ पे एक ऐसा एंकर भी देते हैं जो आपको पीसीसी के थ्रू निकलता है। बहुत बार अगर प्रेशर पहले से डिजाइन है, हमको पता है कि इतना प्रेशर आने वाला है, जनरली उतना आता नहीं है अपलिफ्ट का, बट अगर आने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पीसीसी में से ही बार निकाल के रखते हैं उसमें, और उससे के साथ शटर को हम लोग पकड़ के रखते हैं नीचे पीसीसी के साथ, ताकि अपलिफ्ट ना हो। ओके, नाउ ये स्कीम में आप देख रहे हो, अगर बड़ा फुटिंग है या राफ्ट है, जनरली राफ्ट 1.5 मीटर 2 मीटर 3-3 मीटर के राफ्ट, 4 मीटर के राफ्ट भी होते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अभी थ्रू आउट टायर आउट तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो आप देख रहे हो एक कॉइल आता है, कॉइल में उसके साथ रेनफोर्समेंट का रॉड वेल्ड करके इसको नीचे का जो बेस रेनफोर्समेंट है उसके साथ एंकर करते हैं, ताकि ये शटर ऊपर ना उठे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो शीटिंग है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और ये मेन सपोर्ट है, और ये अलाइनर्स हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी का डिटेल्स, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ये मैं बोल रहा था कि थ्रू आउट एंड टायर आउट पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये एंकर देते हैं, एंकरेज। तो आपका रेनफोर्समेंट के साथ एंकर होता है, जितना लेवल का वेलर्स होगा हर एक लेवल पे वो एंकर होना चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं 900 या 1.2 1.5 मीटर के अबव के फुटिंग्स के लिए। ओके, ये आपका एक टिपिकल शटर का मेकिंग है। नाउ शटर कैसे बनता है, पहले हम लोग प्लाईवुड लेते हैं। नाउ प्लाईवुड में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने लास्ट टाइम बात किया था 24 kg 30 kg 34 kg, अलग अलग केजीज के अलग अलग डेंसिटीज के प्लाईवुड आते हैं, शटरिंग प्लाईवुड, जिसको हम लोग फिल्म फेस शटरिंग प्लाईवुड बोलते हैं, फिल्म फेस डेंसिफाइड शटरिंग प्लाईवुड, जो खाली शटरिंग के लिए अलग से बनाया जाता है। फिल्म फेस इसलिए क्योंकि वो कंक्रीट के साथ इजीली डिटैच हो पाए, इसलिए उसको फिल्म फेस बोलते हैं। तो प्लाईवुड का हमने लास्ट टाइम बात किया था, स्टैंडर्ड साइज होता है 1.22 बाई 2.44, राइट। तो पहले हम लोग प्लान करेंगे कि अपना हाइट कितना चाहिए। तो अगर जनरली हाइट अपना 1.2 के ऊपर नहीं जाता है फुटिंग का, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल शटर्स बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बोर्ड्स बनाते हैं। तो अपना बोर्ड का हाइट बनता है 1.2 और विड्थ बनता है 2.4, राइट। उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी का स्पेसिंग, कि शटर बनेगा कैसे, राइट। तो शटर बनाने के लिए हमको पहले तो प्लाईवुड चाहिए, उसके बाद टिम्बर चाहिए। ना टिम्बर दोनों आने के बाद टिम्बर लगाने के लिए हमको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पता करना है। तो ये स्पेसिंग कैसे डिराइव होता है, तो जो भी आपका प्लाईवुड है, अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है तो डिजाइन में जाने से पहले, कोई भी डिजाइन करने से पहले आपको जो भी आप कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो उसका आपको प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है, कि प्लाईवुड का अलाउेबल बेंडिंग मोमेंट कितना है, प्लाईवुड का अलाउेबल डिफ्लेक्शन कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हम लोग पता है कि इतना साइज का फुटिंग है तो इतना उस पर कॉन्क्रीट प्रेशर आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग सेकेंडरी प्लान करते हैं और उसको क्रॉस चेक करते हैं कि एक्चुअल वर्सेस अलाउेबल। तो उसमें अगर जितना हम लोग क्लोज जाते हैं उस मतलब उतना ऑप्टिमाइज डिजाइन है, राइट। अगर डिफ्लेक्शन 3 mm अलाउड है और मैं एक्चुअल में 2.5 mm तक जा रहा हूँ, तो मैं ऑप्टिमाइज डिजाइन बना रहा हूँ। बट वही अगर मैं 1 mm तक डिफ्लेक्शन कंसिडर करके चल रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली मेरा मटेरियल ट्रिपल लगने वाला है। जहाँ पे मैं 2.5 का डिफ्लेक्शन या 3 mm का डिफ्लेक्शन अलाउड है, वहाँ पे मैं 1 mm का ही डिफ्लेक्शन पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये हमेशा डिजाइन में रिवर्स कैलकुलेशन करके या फिर एक्चुअल कैलकुलेट करके कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसी पे हम लोग ये स्पेसिंग डिसाइड होता है। नाउ सेकेंडरी का स्पेसिंग सेकेंडरी का प्रॉपर्टीज पे नहीं डिफाइन होता है। सेकेंडरी का स्पेसिंग डिफाइन होता है शीटिंग का स्पेसिंग पे, शीटिंग का स्पेसिफिकेशन पे। जैसे मान के चलिए हमने शीटिंग का अलाउएबल ये लिया डिफ्लेक्शन, उसके लिए फॉर्मूलाज हैं, आप अपने इंजीनियरिंग में आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा, SFD BMD डायग्राम, राइट। उसमें से जो भी आपका अलाउएबल डिफ्लेक्शन है, अलाउएबल बेंडिंग मोमेंट है, अलाउएबल शियर फोर्स है, राइट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें एल अलाउएबल हमको पता है प्रॉपर्टीज प्लाईवुड का, वो अलाउएबल में कंसिडर करके बाकी फॉर्मूला में एल अननोन रखते हैं। तो तीनों फॉर्मूला से हमको एल मिलता है। तो जो भी लेंथ है उसमें से जो भी मिनिमम है, जो भी डिराइव हुआ है मिनिमम, वो अपना सेकेंडरी का स्पेसिंग होगा, राइट। तो ये दिमाग में रखिए कि सेकेंडरी का स्पेसिंग आपका, भले ही वो फुटिंग हो, कॉलम हो, स्लैब हो, वो डिपेंड करेगा आपका शीटिंग का प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आप अगर बोलोगे कि ठीक है मैं प्लाईवुड 12 mm का प्लाईवुड ले रहा हूँ, ठीक है, और सेकेंडरी टिम्बर की जगह पे मैं अगर ISMC यूज कर रहा हूँ, तो टिम्बर से तो ISMC ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हेवियर सेक्शन है, ज्यादा रिजिड है, राइट। बट आप कितना भी हेवी सेक्शन यूज करो, आपको स्पेसिंग उतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो टिम्बर का स्पेसिंग नहीं है या सेकेंडरी का प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो आपका प्लाईवुड का प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। प्लाईवुड आपको बता रहा है कि 250 mm या 300 mm एज पर डिजाइन जो भी है, 300 mm के ऊपर मान के चलिए कि 300 mm के ऊपर अगर मैं स्पेसिंग रखता हूँ तो बीच का प्लाईवुड मेरा डिफ्लेक्ट होने वाला है। तो आप भले ही सेकेंडरी में कितना भी हेवी मेंबर यूज करो, आपका स्पेसिंग चेंज नहीं होगा, करेक्ट। अगर आपको स्पेसिंग बढ़ाना है तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप शीटिंग को स्ट्रॉन्गर बनाओ। अगर आप 12 mm की जगह पे 18 mm का प्लाईवुड यूज करते हो तो यस, यू कैन इंक्रीज द स्पेसिंग। नाउ ये ऑप्टिमाइज डिजाइन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग कई बार क्या होता है, जो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस के ऊपर से वो शटर बना देता है, बट वो ऑप्टिमाइज डिजाइन है कि नहीं, उसके लिए एक्चुअली में कितना फॉर्मवर्क लगना चाहिए था, कितना टिम्बर लगना चाहिए था और कितना लगा, ये जो आप डिफरेंस देखोगे तो वो पूरा प्रोजेक्ट का मिला के बहुत ह्यूज कॉस्ट बन जाता है। इसलिए एज अ फॉर्मवर्क इंजीनियर या फॉर्मवर्क एक्सपर्ट या टेक्निकल पर्सन, साइट इंजीनियर्स को भी ये पता होना चाहिए कि ये बेसिक कैलकुलेशंस क्या क्या चीज़ होती है, स्पेसिंग कैसे डिराइव होता है, कितना स्पेसिंग आना चाहिए। अगर मैं टिम्बर के टाइप्स हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली 2x3 का टिम्बर यूज करते हैं, 3x4 का टिम्बर यूज करते हैं बोर्ड मेकिंग के लिए, राइट। तो अगर 3x4 का टिम्बर यूज कर रहा हूँ तो भी मुझे 250 का स्पेसिंग रखना पड़ रहा है, या 2x3 का यूज कर रहा हूँ तो भी मुझे 250 का स्पेसिंग रखना है, तो क्यों ना मैं 2x3 का यूज करूँ। तो ये छोटा छोटा चीजें मिला के बहुत बड़ा कॉस्ट इम्प्लीकेशन दे सकती हैं, राइट। तो ये आपका एक टिपिकल शटर बन गया। नाउ कनेक्शंस कैसे होता है, शटर के टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे, इसको हम लोग टंग एंड ग्रूव शटर बोलते हैं। इसमें आप देखिए ये एक टिपिकल शटर बना है। जनरली हम साइट पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लाईवुड लेते हैं, उसके चारों कोने में टिम्बर लगा देते हैं, राइट, और बीच में टिम्बर लगाते हैं। बट उस केस में क्या है, वो भी सही तरीका है, ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीका है, बट ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो ज्यादा सेफर और ज्यादा अच्छा क्वालिटी देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग टिपिकल शटर ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे टिम्बर बाहर निकला हुआ है, प्लाईवुड अंदर है, और यहाँ पे एक टिम्बर है ही नहीं, मिसिंग है। तो ये मिसिंग क्यों है, जब ये पूरा शटर एक के बाजू में दूसरा लगेगा तो ये टिम्बर, ये वाला पोर्शन आप इमेजिन कीजिए, ये सेम शटर में और एक बना रहा हूँ, ये सेम शटर उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक्चुअल साइड पे लगा रहा हूँ, तो ये जॉइंट मेरा सिक्योर हो रहा है।
दो प्लाईवुड का ज्वाइंट, हम लोग जब भी शटरिंग का बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है दो शटर्स का ज्वाइंट, जहां पे फेलियर के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और वो सिक्योर करना या वो अलाइनमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तब कि जब हमारे शटर्स प्रॉपरली नहीं बने हों। अगर मान के चलिए मैं अलग अलग इंडिविजुअल शटर्स बना रहा हूँ, एक प्लाईवुड को चारों कोने में मैं टिम्बर लगा के, बीच में भी टिम्बर लगा के दो शटर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो दो इंडिपेंडेंट शटर्स हैं जिसको हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी इंश्योर कर रहे हैं कि जब शटर लगेगा तो वो फ्लश में ही लगेगा, राइट। तो ये एक टिपिकल शटर का मेकिंग है, और ये कॉर्नर है, आप यहाँ पे देख रहे हो। कॉर्नर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं कि ये, जब जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है अपना जॉइंट, शटर का जॉइंट, और उससे भी ज्यादा क्रिटिकल होता है कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर्स में क्या है, बीच में तो हम लोग जैसे यहाँ पे बीच में हम लोग टाइल्स वगैरह कुछ देके जुगाड़ कर सकते हैं, बट कॉर्नर्स हमेशा वीक सेक्शन बन जाता है। तो कॉर्नर्स को सिक्योर करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप शटर बनाते वक्त ही ऐसे बनाओ कि आपका कॉर्नर ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाए। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कॉर्नर आपका ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड है, इसके पीछे वेलर आएगा प्राइमरी, और प्राइमरी वेलर्स को भी अगर हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट और सबसे रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो कहीं भागे नहीं सकता है, आप कितना भी प्रेशर से कंक्रीट डालो, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे, जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड में हमको क्या क्या चेक करना है कि सबसे पहला है क्वालिटी, बेंडिंग स्ट्रेस, रोलिंग शियर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो उसका प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। जो प्लाईवुड का मेकिंग प्रोसेस आप देख लीजिए, प्लाईवुड अलग अलग शीट से बनता है, और उसको प्रेस करके, ग्लू लगा के प्रेस करके वो एक प्लाईवुड का शीट बनता है। तो उसमें डायरेक्शंस ऑफ ग्रेन्स का भी डायरेक्शन होता है। तो जैसे हमने इनिशियली बात किया था बेसिक प्रिंसिपल्स में कि शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेन सपोर्ट सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जो भी सेकेंडरी है वो ग्रेन्स का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम लोग लगाते हैं। जैसे 1.2 बाई 2.4 का शटर अगर हम लोग आड़ा लगा रहे हैं तो अपना टिम्बर हम लोग वर्टिकल लगाएंगे 1.2 हाइट का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इट टाइप, उसका प्लेन शटर, प्लेन प्लाईवुड है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, सरफेस कोटेड, फिल फेसिंग है कि नहीं, और उसका मॉइस्चर कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिपीटिशंस में। हम लोग बहुत बार मान के चलते हैं कि प्लाईवुड हमको 10 रिपीटिशन देगा, बट प्रैक्टिकली 5 या 6 ही रिपीटिशन देता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट, जितना मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा उतना आपका रिपीटिशन कम मिलेगा, उतना जल्दी आपका प्लाईवुड डिग्रेड हो जाएगा। थिकनेस और वेट अभी हमने बात किया, 24 केजी, 30 केजी, 34 केजी। तो इसमें अगर हमको, जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे डिप्लॉयमेंट का, कि अगर किसी भी चीज कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने से भी अगर किसी टाइप का दो फुटिंग है या 4 फुटिंग है, उसमें से एक शटर मुझे लेना ही पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा 4 रिपीटिशन मिलने वाला है। तो कितना रिपीटिशन मिलने वाला है उस बेस पे भी हम लोग प्लाईवुड का टाइप चूज कर सकते हैं। अगर मेरा रिपीटिशन ही ज्यादा नहीं है तो क्यों ना मैं 24 की जगह प्लाई यूज करूँ या 30 की जगह यूज करूँ, राइट। कोई कोई कुछ पूछ रहा है, एनी डाउट? नाही सर, ते चुकून झालं होतं त्यांच्याकडून. अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि प्लाईवुड का टेस्ट कैसे करते हैं साइट पे, क्योंकि साइट पे आता है तो हम लोग जनरली क्या विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, थिकनेस चेक करते हैं, 90 डिग्री चेक करते हैं, डायगोनल्स चेक करते हैं, ये सब डायमेंशनल एक्यूरेसीज हो गया, राइट। बट उसका इंटरनल क्वालिटी हमको पता नहीं चलता है विजुअल इंस्पेक्शन से। बाद में पता चलता है 1 रिपीटिशन 2 रिपीटिशन के बाद 12 mm का प्लाईवुड 14 mm का बन गया फुल के। तो इसके लिए एक बॉइलिंग वाटर टेस्ट आता है,
बहुत सिंपल टेस्ट है। आप साइड पे 1 फुट बाय 1 फुट का प्लाईवुड कट कर सकते हो और उसका एग्जैक्ट डायमेंशन जनरली कोने पे, चारों कोने में उसका थिकनेस मेजर कीजिए, उसका लेंथ विड्थ मेजर कीजिए, थिकनेस मेजर कीजिए अलग अलग जगह पे, और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। और उसके बाद 12 घंटे सुखाने के बाद, पूरा सूख जाने के बाद वापस डायमेंशंस लीजिए और कितना वेरिएशन आ रहा है उसके बेसिस पे आप उसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन चेक कर सकते हो। ये सब आईएस कोड्स में भी ये सब प्रोसेस दिया हुआ है, उसका टॉलरेंस लिमिट्स भी दिया हुआ है। तो ये आपका चेक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमने बात किया था ऑलरेडी 1.22 बाई 2.4 का 2.44 टू बी प्रिसाइज, ये स्टैंडर्ड साइज का शटर आता है। तो वो हमको एक्चुअली साइज में कट करके वो शटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए कारपेंट्री स्किल लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड का चाहिए। जितना अच्छा कारपेंटर होगा उतना आपका शटर अच्छा बनेगा, उतना आपका आगे का काम आसान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टिम्बर। सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोग जनरली हर एक शटर में टिम्बर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर्टीज तो जैसे हमने बात की कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज जानना जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टिम्बर में आपने अगर देखा होगा ठीक से, तो टिम्बर में बहुत बार नॉट्स होते हैं जिसको हम लोग गांठ बोलते हैं। तो जितने ज्यादा गांठ होंगे उतना वो टिम्बर वीक होता है। आप अगर एनालिसिस करोगे तो जितना भी टिम्बर जनरली फेल होता है वो नॉट्स पे फेल होता है, क्योंकि वो पूरा टिम्बर का वो वीकर जोन होता है। तो उसमें भी हमको विजुअल इंस्पेक्शन से ये चीज पता चल जाता है कि कोई टिम्बर आया है साइड पे, उसमें बहुत सारे नॉट्स हैं, तो हमको वो बाइफरकेट करके रखना ज्यादा बेहतर है, या फिर उसको नॉन लोडिंग जोन्स में यूज करना प्रेफर्ड है। बट जो आपका लोडिंग शटर्स है, इंपॉर्टेंट शटर्स है, उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि जितना कम नॉट्स होगा उतना आपका टिम्बर का क्वालिटी अच्छा होता है। मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम होना चाहिए, अलाउेबल होना चाहिए। इंडिया में देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं टिम्बर्स में, क्योंकि कहीं पे भी आपको साइज का, एग्जैक्ट साइज का टिम्बर जनरली नहीं मिलता है। हम लोग बोलते हैं 3x4 का टिम्बर, बट वो 3x4 का कभी नहीं आता है, एक लेंथ में नहीं आता है। एक पूरा उसका जैसे एक साइड में जो उसका क्रॉस सेक्शन है, एग्जैक्ट वही क्रॉस सेक्शन दूसरे एंड पे नहीं होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग शटर्स बनाते हैं, राइट, जनरली जब हम लोग शटर्स बना रहे हैं तो हम लोग सेकेंडरी जब लगाते हैं, तो जब तक आपका सरफेस एकदम प्लेन नहीं है टिम्बर का और एकदम इवन नहीं है, तब तक आपका पूरा टिम्बर आपका प्लाईवुड को टच नहीं करेगा, राइट। तो उसमें अंडुलेशन दिखेंगे, कहीं पे टिम्बर टच हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, अगर बेंड होगा तो, करेक्ट। तो इसमें अगर जब हम लोग डिजाइन की बात करते हैं तो प्लाईवुड पे जो भी प्रेशर आ रहा है वो आपका टिम्बर से प्राइमरी पे जा रही है, सेकेंडरी से प्राइमरी पे जा रहा है। तो अगर आपका टिम्बर प्रॉपर साइज में नहीं है या शेप में नहीं है, प्रॉपरली प्लाईवुड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसका उतना, अगर 3 ही जगह पे वो प्लाईवुड को टच कर रहा है, बीच में गैप्स है, तो वो 3 जगह ही आपका लो ट्रांसफरिंग जोन्स हो गया, राइट। तो इसलिए जनरली अगर हमको 100% परफेक्ट शटर बनाना है तो साइड पे टिम्बर आने के बाद उसका मापी करके शटर बनाने से पहले उसको रंदा मारते हैं। पर जनरली क्या है, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक टिम्बर को हम लोग रंदा नहीं मार सकते हैं। तो जितना हो सके हमको क्वालिटी, जितना हो सके हम लोग जितना क्वालिटी पे उसका ध्यान देंगे उतना आपका आगे का कारपेंटर का काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टील। ये स्टील का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टील का कहाँ पे जरूरत पड़ता है, इधर प्राइमरी में
या फिर सपोर्टिंग में, क्योंकि जब हम लोग टाइज नहीं यूज कर रहे हैं तो आपका अलाइनर जो है वो मेन सपोर्ट का काम करता है। तो उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। मैन्युफैक्चर जिससे भी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि स्टील स्टील का जो भी मटेरियल है वो जनरली हम लोग डायरेक्टली परचेस करते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट भी आता है, हर वेंडर को देना जरूरी है। बाकी विजुअल इंस्पेक्शन है, कहीं पे रस्टिंग तो नहीं हुआ है प्रॉपरली, कहीं होल्स नहीं है, बेंड्स क्रैक्स वगैरह नहीं है, ये सब। और अगर सेक्शंस हैं जैसे ISMC ISLC, जो हम लोग एज अ इंजीनियर आप हमेशा स्टील टेबल कैरी करना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फॉर्म वर्क के लिए स्टील टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं वो आपको सब स्टील टेबल में उसका पूरा प्रॉपर्टीज मिल जाता है। जैसे ISLC है, ISLC क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। ISMC क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। ISHC इंडियन स्टैंडर्ड हेवी चैनल। राइट? तो हमारा प्राइमरी, अगेन ये बात आता है ऑप्टिमाइजेशन का। जब हम लोग प्राइमरी यूज कर रहे हैं, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये आप देख रहे हो प्राइमरी। प्राइमरी जनरली क्या होता है, बैक टू बैक सेक्शन सेक्शन का जरूरत पड़ता है अगर हम लोग टाइज दे रहे हैं, क्योंकि टाइज दे रहे हैं तो आपका विंगनट जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा क्लियर। ये जो विंगनट है ये दोनों को पकड़ के रखता है, ये सिंगल सेक्शन में पॉसिबल नहीं है। राइट? सिंगल सेक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेलर जो है या प्राइमरी जो है जनरली बैक टू बैक सेक्शंस होते हैं ना। यहाँ पे स्टील का है, हम लोग टिम्बर का भी लगा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि स्टील का ही होना चाहिए। अगेन डिपेंड्स ऑन आपका लोड कितना आ रहा है और कितना लोड बेरिंग का कैपेसिटी का शटर आपको बनाना है। तो जनरली हम लोग बात कर रहे हैं बड़े बड़े फुटिंग्स का या राफ्ट का। ओके, तो वहां पे अभी जो हमने बात किया ISLC ISMC ISHC, वो इसलिए बात किया कि अगर मेरा वेलर टायरॉड का स्पेसिंग 600 mm पे आ रहा है वर्टिकली, बट 600 mm पे मेरा ISMC सेक्शन में अगर बैक टू बैक लेता हूँ तो वो हैवी हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ISLC डिजाइन करके कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो ये पूरा खेल जो है कॉस्ट सेविंग का या डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन का, इसके लिए आपको जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शंस की बात कर रहे थे, तो स्टील में क्या होगा, अगर ISLC है तो उसका वेट हमको पता होना चाहिए क्या होता है। ISMC 100 है तो उसका वेट पता होना चाहिए, पर रनिंग मीटर 9.6 होता है। तो जो साइट पे हम लोग ले रहे हैं उसका ये बेसिक चेक्स हम लोग कर सकते हैं। आगे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि मेजर कॉजेस क्या होते हैं फेलियर्स के। ठीक है, फेलियर किस किस वजह से होता है या कैसे टाइप से फेलियर हो सकते हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, पिक्चर आपको दिख रहा होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है दो शटर का जॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्योरली एंड प्योरली शटर का जॉइंट प्रॉपर नहीं था इसलिए फेल हुआ, बाकी आप देखोगे तो साइड में सब बराबर है। राइट? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि हमेशा हम लोग एक शटर बनाते हैं उसका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बीच में रेनफोर्समेंट बार आ गया इसलिए अलग होल मार दिया, नेक्स्ट टाइम यूज करते हो वापस रेनफोर्समेंट बार आ गया, अलग से टायरॉड को होल मार दिया। तो ये आप देखिए ये इतना सारा होल शटर का फेलियर में एक बड़ा रीजन बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वो प्लाईवुड का कैपेसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ये माइक्रो लेवल का प्लानिंग बहुत जरूरी है कि एक शटर मैं बना रहा हूँ वो कहाँ कहाँ पे रोटेट होने वाला है, किस जगह पे रोटेट होने वाला है। तो कभी भी ये बहुत बार ऐसा होता है, आपने पहले भी डिस्कस किया था कि बीच में रेनफोर्समेंट बार्स आते हैं, बट रेनफोर्समेंट बार्स को हम लोग थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका टायरॉड कितना होता है, 16 mm का टायरॉड होता है। 16 mm हम लोग रेनफोर्समेंट के बाद मूव कर सकते हैं या थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट इंश्योर कर रहा है कि एक बार हमने अगर टायरॉड के लिए होल बना दिया है
तो वो वहीं पे रहेगा। अभी यहाँ पे तो ये ब्लंडर है, देखिए आप शटर के साथ टिम्बर में भी थ्रू आउट होल मार दिया। यहाँ पे देखिए अब ये टिम्बर का क्या कैपेसिटी रहेगा अगर यही पर्टिकुलर लोकेशन पे गलती से अगर कंक्रीट जब हम लोग पोर कर रहे हैं, अगर यही लोकेशन पे हम लोग पोर करते हैं तो ये फेलियर बाय डिफॉल्ट होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट फेलियर के लिए बड़ा कॉज बन जाती है। कंक्रीट का भी पोरिंग का टेक्निक क्या है, फुटिंग में हम लोग सेंटर में कंक्रीट पोर करके उसको फ्लो होने देंगे या चारों कॉर्नर्स में, बट इंश्योर करता है हमको कि पोरिंग डायरेक्ट हम लोग शटर पे नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी आप सरफेस ले लीजिए, भले ही वो स्लैब हो फुटिंग हो, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप सेंटर से कंक्रीट पोर करते करते साइड में जाइए। स्लैब है तो स्लैब में कंक्रीट करते करते बीम में जाना है। तो उससे क्या है, लोड ट्रांसफरिंग या शटर पे इम्पैक्ट कम आता है। दूसरा एक चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि जब वाइब्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कॉर्नर्स में हमको डर होता है कि कॉर्नर्स में हनी कॉम्बिंग आएगा, वाइब्रेशन नहीं बराबर किया, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम शटर को लगा के ही वाइब्रेटर लगाते हैं। तो जितना आप शटर को वाइब्रेटर टच करोगे उतना उसका शटर में डायरेक्ट वाइब्रेशन जाता है, और वो एक अनदर एडेड इम्पैक्ट है शटर के ऊपर जो फैक्टर नहीं किया गया है। तो उससे भी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन ये जॉइंट्स देखिए, हमारे यहाँ पे आप देखोगे साइट्स पे इतना सुपर्ब इंजीनियरिंग होता है ना, मतलब जुगाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ये टायरॉयड है, ये टायरॉयड कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसका ऐसा भी यूज कर सकते हैं। एक टायरॉयड को दूसरे टायरॉयड का सपोर्ट लेके किया। ये अपने साइट का फोटोज नहीं है, ये जस्ट मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो टायरॉयड जो है वो टेंशन में काम करने के लिए है, राइट। उस पर टेंसाइल लोड के लिए बना गया है। उसको आप अगर कंप्रेशन में डालोगे तो वो उतना लोड नहीं लेगा। तो कभी भी ये जो प्रैक्टिस है वो टोटली गलत है। और यहाँ पे क्या है, प्लाईवुड का जो दो शटर का जॉइंट है वो कभी भी आपका वेलर से या प्राइमरी से सिक्योर होना चाहिए। आपका जो भी सेकेंडरीज है, दो शटर्स है, दो शटर्स का जॉइंट और आपका प्राइमरी, ये स्टैगर्ड होना चाहिए। मतलब हर जॉइंट के पीछे वेलर के थ्रू या प्राइमरी के थ्रू उसको कवर होना चाहिए। यहाँ पे क्या किया है, शटर और प्राइमरी दोनों एक ही जगह पे खत्म हो रहे हैं, और प्लाईवुड का जो आपका शटर का जॉइंट है हॅलो सरांचा नेटवर्क मला वाटतं हे झालं का? हाँ सर। हा सर काय झालं? फेलियर्स का, कि जनरली फेलियर्स कैसे होते हैं वो आप सामने देख सकते हो, इसलिए मैंने फोटोज डाले हैं। ये बहुत अलग अलग साइट्स के हैं, ये अपने साइट्स का फोटोज नहीं है।
तो इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कोई भी फॉर्मवर्क या शटर जब हम लोग परफेक्ट बनाते हैं तो उसमें कम से कम मटेरियल लग के सबसे बेस्ट आउटपुट दे सकता है। जनरली क्या होता है, साइट पे कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर से हम लोग चलते हैं, क्योंकि फॉर्मवर्क का दिक्कत यह है कि कहीं पे भी सिलेबस में ये सब नहीं सिखाया जाता इंजीनियरिंग में। तो हम लोग जो भी सीखते हैं साइट पे ही सीखते हैं, और साइट पे किससे सीखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर से सीखते हैं। अपना सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पढ़ा लिखा है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट वो जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाता है, राइट? क्योंकि ये कहीं पे भी इतना डिटेल में हमको शटर मेकिंग या ये सब सिलेबस में नहीं है, जबकि आईटीआई कारपेंट्री में है बट इंजीनियरिंग में नहीं है। तो हम लोग जब साइट पे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को आज ये शटर लगाना है, वो अपने हिसाब से शटर लगाता है, और हम लोग जब चेकिंग के लिए जाते हैं वो क्या बोलता है, ठीक है साहब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत लग रहा है, मैं और दो शटर और दो सपोर्ट लगा देता हूँ। फिर क्लाइंट चेकिंग के लिए आएगा, क्लाइंट भी थोड़ा नाराज हो जाएगा कि ये नहीं, बराबर नहीं लग रहा है। बट कोई भी ये नहीं बता सकता है कि सही है तो क्यों सही है या गलत है तो क्यों गलत है, राइट? तो उसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशंस पता होंगे, तो हम लोग क्लाइंट के साथ भी बता सकते हैं क्लाइंट को क्लियरली कि नहीं यही राइट प्रोसेस है, उसके लिए ये बैकअप है। तो आपका क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपसे 10 सवाल कम पूछेगा। तो इसमें क्या होता है, जो दो हम लोग एक्स्ट्रा, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ठीक है 2 सपोर्ट एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, बट वो 2 सपोर्ट क्या 10 सपोर्ट भी एक्स्ट्रा लगाओगे तो भी वो जो एक परफेक्ट सपोर्ट जहां पे लगना चाहिए था उसका काम वो 10 सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये फोटो देखिए, आपको देखते वक्त ऐसे लगेगा कि हाँ सब कुछ तो बराबर लग रहा है, बट इसमें सेकेंडरी मिसिंग है, सेकेंडरी है ही नहीं। तो ये बीच का जो भी प्लाईवुड है उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं है, ये ऑन साइट प्लाईवुड लगा के उसके पीछे टिम्बर लगा के सपोर्ट कर दिया है। तो ये शटर मेकिंग इसमें है ही नहीं बेसिकली। अभी यहाँ पे देखिए आप, जो अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि पहले इंजीनियर गया, उसने चेकिंग किया, कॉन्ट्रैक्टर बोला कि साहब 2 शटर 2 सपोर्ट और लगा देता हूँ। क्लाइंट आया, क्लाइंट के खुशी खातिर और 2 सपोर्ट लगा दिए। ऐसा हर एक का खुशी के खातिर 2-2 सपोर्ट लगाते लगाते इतना सपोर्ट हो गया। बट ये कम से कम 50 प्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए पीछे 3 ही प्रॉप्स है जो अल्टीमेट लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना इंजीनियरिंग लॉजिक भी काम आ जाता है कि ये गलत है, और हम लोग रॉन्ग प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करते हैं, उसी को कंटिन्यू करके वो एक प्रैक्टिस बन जाता है बाद में। तो जनरली हम लोग क्या होता है साइट पे जब जीईटीज होते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनीज, तो वो जो भी हम लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को ये बोलते हैं कि भले ही हमको पता है आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये फेल नहीं होगा, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि जो जीईटी है वो उसी से सीख रहा है, राइट? अभी यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला फोटो है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉप्स है, बट 10 प्रॉप्स को सपोर्ट पीछे खाली ये 4 टिम्बर कर रहा है। तो ये 10 प्रॉप लगाने का क्या फायदा हुआ? अगर ये 4 टिम्बर ही पूरा लोड ले सकते हैं तो ये 10 प्रॉप्स जो लगाए हैं वो टोटल वेस्ट है। तो इसीलिए ऑप्टिमाइज डिजाइन हम लोग इग्नोर करते हैं इसको, बट ये ओवरऑल आपका इकोनॉमी जो है, प्रोजेक्ट का इकोनॉमी, उसमें बहुत काम आता है। जैसे ये नीचे का फोटो देखिए, यहाँ पे स्टील प्रॉप की जगह टिम्बर अलाइनर लगा है, बट प्रॉपरली लगाया है। पीछे एक सपोर्ट है, सपोर्ट को भी पीछे पैकिंग दिया है कि वो सपोर्ट बाहर ना निकले। तो दिस इज द राइट प्रैक्टिस। अब लोग देखते हैं डूज एंड डोंट्स। बेसिकली ये 6 चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। फॉर्मवर्क मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द लोड ऑफ कंक्रीट। ये तो बेसिक पैरामीटर है कि जो भी हम लोग शटर बना रहे हैं उस पर जो भी लोड आने वाला है उसका लोड के लिए वो सफिशिएंट हो। इफ यू यूज अ वुडन शटर मटेरियल फॉर फॉर्मवर्क, make sure the thickness of wood is not less than 1 inch.
एज इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स तो हमने पहले बात किया कि नॉट्स नहीं होने चाहिए वगैरह। तो जनरली हम लोग जो शटर मेकिंग के लिए 2x3 या 3x4 का टिम्बर यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाटर टाइटनेस ऑफ फॉर्म। मेक द फॉर्म लीकेज प्रूफ बाय यूजिंग 32 गेज थिन मेटल शीट। ठीक है, ये एक वाटर प्रूफिंग का एक अलग सब्जेक्ट है। काफी बार हम लोग मेम्ब्रेन्स भी यूज करते हैं, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स। फुटिंग का डायमेंशन एक्यूरेसी, इनसाइड डायमेंशंस काटकोना शटर लगाने के बाद, फाइनल होने के बाद। और फॉर्मवर्क जो लगा रहे हैं वो प्रॉपर ग्रिड लाइन पे लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस कि पीसीसी के ऊपर हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि यहाँ पे अपना रेनफोर्समेंट खत्म हो रहा है, इतना आपका कवर होना चाहिए। कवर के बाद अगर आपको पता है आपका एक्यूरेट शटर का साइज, विड्थ मैं बोल रहा हूँ, शटर का थिकनेस मतलब 12 mm का प्लाईवुड प्लस 3x4 का अगर टिम्बर यूज कर रहे हो तो 100 mm का टिम्बर हो गया, तो 12 mm प्लस 100 mm 112 mm। 112 mm का ही फिक्स आपका शटर बनने वाला है। तो आप पीसीसी में ही उसके लिए प्रोविजंस रख सकते हो कि पीसीसी में ही हम लोग कुछ रॉड्स रख सकते हैं जो आपको शटर को पीछे ना आने दे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपका फाइनल क्वालिटी में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट करती है। जैसे हमने पहले बात किया कंक्रीटिंग कि हमको ये इंश्योर करना है कि वाइब्रेटर इज नॉट प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द शटर्स और क्लोज टू शटर्स। वाइब्रेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपका कंक्रीट पूरी जगह पे सभी पूरा फुटिंग में इक्वली सेटल हो जाए। कहीं पे खाली स्लरी जाके खाली स्लरी नीचे जा रहा है और सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको शटर को टच करके ही आपको जब वाइब्रेट करेंगे तभी आपका सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो ये इंश्योर करना है कि डायरेक्ट शटर्स पे, कोई भी शटर कॉलम हो फुटिंग हो, शटर्स के ऊपर वाइब्रेटर नहीं लगाना है डायरेक्टली। और अगर वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो एंकरेज है, जो हम लोग एंकरेज देते हैं उसकी वजह से या किसी भी चीज की वजह से वो वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन डैमेज ना हो जाए, अदरवाइज उसका कुछ यूज नहीं होगा। तो ये था फुटिंग के बारे में मेरी तरफ से। आपको कुछ इसमें क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, या कोई स्लाइड पे हमको और डिस्कस करना है तो हम लोग अलग से अभी डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है? सर हाँ एक हाँ डाउट था सर। हाँ हमने सौरभ सर के साथ में हमने IS 456 का हमने सर लेक्चर किया था। हाँ हाँ उसमें बताया गया था कि 1.5 मीटर के बाद में जब हम कंक्रीट पोर करते तो 1.5 मीटर उसका हाइट होना चाहिए राइट। कॉलम का। हाँ हाँ तो फिर जब प्रवीण सर ने उनको पूछा था कि जब हमारा 2.5 मीटर का जब रहता है कॉलम तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, हम ऐसा सेपरेट नहीं करते 1 मीटर का करके हाँ हाँ फिर हाँ सेकंड मीटर का करके। हाँ हाँ तो ऐसा 2.5 मीटर का करने का शटरिंग करने के बाद सर सौरभ सर ने बताया था कि हम ऐसा कंक्रीट सेपरेट हो जाता है ना, अगर ज्यादा हाइट से डाला तो कंक्रीट पूरा सेपरेट हो नहीं जाएगा तो नहीं वो नहीं फेलियर पे नहीं, जाता है। मैं आपका कंसर्न समझ गया। देखिए क्या है ना हाँ। कि प्रॉब्लम अपने यहाँ पे ये है कि आईएस कोड जो है वो हम्म। टाइम के साथ चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें। तो आज भी अगर आईएस कोड रेफर करेंगे तो उसमें पोरिंग हाइट 1.5 मीटर ही रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। बट ये बेस्ड है पुराने कंक्रीट्स पे। बट अभी कंक्रीट में भी इतना डेवलपमेंट हो गया है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का। हम्म। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमने हम्म। 7-8 मीटर के कॉलम्स सिंगल स्ट्रेच में किए हुए हैं, ओह। राइट। तो ये जो है आईएस कोड्स अपग्रेड नहीं हुए हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि बाकी सारा बहुत सारा डेवलपमेंट आ गया है टेक्नोलॉजी में। अगर जैसे अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जहाँ पे पियर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे हम्म। मेट्रोस के पियर्स देखे होंगे, वो हाँ। इतने बड़े बड़े पियर सिंगल कास्टिंग होते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स लगाते हैं शटर्स को, अच्छा। राइट। तो ये आई एग्री कि आईएस कोड्स के हिसाब से 1.5 ही पोरिंग हाइट होना चाहिए, बट हम्म। कोई जरूरी नहीं है। आप आपका 2.5-3 मीटर तक का शटर हम लोग कर सकते हैं कंक्रीट सिंगल हाइट।
इंश्योर करना है कि आपका वाइब्रेटर नीचे तक जा रहा है या प्रॉपरली वाइब्रेशन हो रहा है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा। राइट, आपका जो स्लम टेस्ट है उस वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आपका फ्लूइड स्टेट में होगा उतना आपका नीचे तक फैलेगा प्रॉपरली। राइट, तो अगर बड़ा शटर है तो उसमें हम लोग और एक प्रोविजन क्या करते हैं, विंडोज करके एक प्रोविजन आता है। तो हम लोग शटर बनाते वक्त ही ऐसा बनाते हैं, जैसे दरवाजा होता है ना अपना, तो पूरा शटर 4 मीटर का रहेगा या 5 मीटर का रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक पॉकेट छोड़ देते हैं। वो अच्छा। पॉकेट में हिंजेस लगा के, जैसे डोर होता है खिड़की जैसा, वो ओपन करके उसमें से कंक्रीट पोर करते हैं। वो लेवल तक भरने के बाद विंडो क्लोज करके ऊपर से कंक्रीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। नीचे का शटर हम लोग कास्ट करेंगे 2 मीटर तक का, फिर सेट होने तक का वेट करेंगे, फिर ऊपर का कास्ट करेंगे। तो ये सब टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं। अच्छा, ओके सर। हेलो सर, जो वाटर प्रूफिंग के लिए लीक ना हो इसके लिए वो नॉर्मल पे ये टेप लगाते हैं, तो अगर ज्यादा लोड आएगा तो कभी कभी वो फेल हो जाता है, लीक हो जाता है, तो उसके लिए ऐसी बड़ी साइट पे क्या होता है? नहीं, शटरिंग मास्किंग टेप तो बहुत जरूरी है। हर एक जॉइंट्स पे, प्लाईवुड का जॉइंट्स पे मास्किंग टेप लगाते ही हैं। बट जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था ना शटर मेकिंग में, वो शटर मेकिंग टेक्निक अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो आपका जॉइंट लीकेज के लिए भी प्रूफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग ऐसा टाइप का शटर बना रहे हैं तो यहाँ पे दो शटर जब ज्वाइन होंगे तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे लीकेजेस के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। लीकेज का चांसेस या फेलियर का चांसेस कब होता है, जब दो डायरेक्ट शटर हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे प्राइमरी भी सपोर्ट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो ये जो भी यहाँ पे जॉइंट आएगा उसको मास्किंग टेप ही सब जगह पे यूज होता है। ओके सर। सर ये वॉल्स का वगैरह जब हम शटरिंग करते हैं सर, उसमें वो स्टड्स, वेल्स, टाइज और ब्रेसेस, वो क्या रहता है सर? वो टायरॉड्स, विग्नेट्स, वो अलग टॉपिक हमारा है। वॉल्स कॉलम्स का अलग हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पूरा कवर करेंगे। ओके तो सर, वो ओके। पूरा डिटेल में होगा। ओके सर। ये आज हम लोग सिर्फ फुटिंग का कवर कर रहे हैं। ओके। Hello, हाँ हाँ। Sarang, can you see me? नो सर, जस्ट अ मिनट। How are you? यस यस यस। अरे हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम फाइन सर, आई एम फाइन। ग्रेट टू सी यू सर आफ्टर लॉन्ग टाइम। Yes. Just came to home and see your image on screen, current screen. That's why I interfere. ओके ओके It's okay. Continue. ओके, थैंक यू। Okay, thank you. गुड इवनिंग करण सर। और किसी को कुछ पूछना था, डाउट्स कुछ? हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आपने बॉयलर टेस्ट बोला था प्लाईवुड के लिए, हाँ तो क्या उसको नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कितना देर तक करना है? मतलब बॉइल करना है, प्रॉपर बॉइल करना है उसको, इसलिए उसको वाटर बॉइलिंग टेस्ट ही बोलते हैं। बॉइल करके उसको वापस सुखाना है 12 घंटा, उसके बाद वापस उसका डायमेंशंस लेना है। और सर हर बार डीशटरिंग करने के बाद उसका नहीं, चेक करना पड़ेगा कि नहीं, इसका और शटर का कुछ कनेक्शन नहीं है। जब हम लोग प्लाईवुड परचेस करते हैं तो एक लॉट आता है, जो उस लॉट में से कोई भी एक सैंपल चेकिंग के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। 1 फुट बाय 1 फुट का कट करके ये उसके ऊपर एक टेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, एक लॉट का हमको, अभी पूरा लॉट तो चेक नहीं हो सकता है ऐसे, पूरा बाकी लॉट हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसमें से हर एक लॉट में से एक सैंपल लेके ये चेक करके उसका लॉट का हम लोग
अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लाईवुड का क्वालिटी कैसा है। और कुछ डाउट्स किसी को, या एक जनरल कुछ अवेयरनेस के लिए पूछना है कुछ? नो सर। ओके ठीक है फिर। ओके मुंडे सर। यस सर, रुक जाते हैं फिर। ठीक है, या थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सरन सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल फॉर योर Thank you, टाइम। sir. मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। आगे सेशंस में हम लोग बहुत हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।